नमस्कार। अभी हमने कुछ दिन पहले सुना है कि नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के किसी निर्णय के आधार पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी बरी हो गए हैं वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो आज क्लास में मेरे विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा था सर कि इस मामले में आखिर वस्तुस्थिति क्या है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जो नेशनल हेराल्ड प्रकरण है, भारतीय न्याय व्यवस्था का एक ऐसा महत्वपूर्ण मामला है जो राजनीति, आर्थिक अपराधों की जांच और सख्त कानूनों के इस्तेमाल को एक साथ जोड़ता है। ये केवल कुछ लोगों या कंपनियों पर लगे आरोपों की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़ा संवैधानिक सवाल उठाता है कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसे संक्षेप में पीएमएलए कहा जाता है, ऐसे कठोर कानूनों का प्रयोग किन सीमाओं और शर्तों के साथ किया जा सकता है। तो पीएमएलए का मुख्य उद्देश्य अपराध से कमाए गए पैसे को छिपाने, उसको ट्रांसफर करने या उसको लीगल रूप से दिखाने या यूज करने की कोशिशों को रोकना है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि पहले कोई मूल अपराध तो साबित हो। इस प्रकरण की पूरी कहानी को क्रम से समझना जरूरी है ताकि आम नागरिक और लॉ के स्टूडेंट भी इसे आसानी से समझ सकें। देखिए, इस मामले की शुरुआत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेल नाम की कंपनी से जुड़ी हुई है, और जो कभी नेशनल हेराल्ड जैसे प्रसिद्ध अखबार प्रकाशित करती थी। और एजेएल के पास देश में कई जगहों पर मूल्यवान संपत्तियां थी। आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को करीब 90 करोड़ 21 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया ताकि अखबार चलता रहे और कर्मचारियों को वेतन मिलता रहे। लेकिन एजेएल ये कर्ज लौटा नहीं पाई और बाद में 2010 में एक नई कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड YIL बनाई गई, जो एक गैर लाभकारी कंपनी थी। कांग्रेस ने इस 90 करोड़ 21 लाख रुपए के कर्ज की वसूली का अधिकार यंग इंडिया लिमिटेड को मात्र 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया, और यंग इंडिया लिमिटेड ने कांग्रेस को ये 50 लाख रुपए दिए और एजेएल से कर्ज की वसूली का वो हकदार बन गई। अब इसके बदले एजेएल ने YIL यानी यंग इंडिया लिमिटेड को नए शेयर जारी किए और यंग इंडिया लिमिटेड को एजेएल के 99% शेयर मिल भी गए और एजेएल की मूल्यवान संपत्तियों पर नियंत्रण भी हो गया। तो यंग इंडिया लिमिटेड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रत्येक के पास 38% शेयर थे। कुल मिलाकर 76% शेयर इन दोनों के पास आ गए और शेष 24% जो थे वो दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा, आस्कर फर्नांडिस के पास थे। तो भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज की। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा, आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सेम पित्रोदा पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात के आरोप लगाए। उनका कहना था कि इस पूरे लेन देन से एजेएल की संपत्तियों पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया, जबकि मूल शेयर धारक जो लगभग 1000 से अधिक गरीब लोग थे, उनका हिस्सा मात्र 1% रह गया। तो पहला न्यायिक कदम यहाँ ये आया कि पटियाला हाउस कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने आरोपों की प्रारंभिक जांच के बाद सभी अभियुक्तों को समन जारी किया। अदालत ने कहा कि आरोपों में दम तो दिखता है और मामला सुनवाई के लायक भी है। यह फैसला सिर्फ ये तय करने के लिए था कि केस आगे चलेगा या नहीं। अभी किसी को दोषी ठहराने के लिए बात नहीं हो रही है। तो आपराधिक कानून में सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सार्वजनिक चर्चा में इसे अक्सर अंतिम फैसला समझ लिया जाता है। हमने देखा होगा, बड़े बड़े अपराधी जब छूटते हैं तो जुलूस निकालते हैं, जमानत पर आते हैं तो भी समझ लेते हैं कि बरी हो गए। अब इस मामले में इनकम टैक्स की भी एंट्री हुई। 2013 से 2015 तक इनकम टैक्स ने जांच की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और इसी बीच आयकर विभाग ने भी इस लेन देन की जाँच में कुछ गलतियाँ पाई, लेकिन इससे धन शोधन का मामला नहीं माना गया। मूल निजी शिकायत का मुकदमा मजिस्ट्रेट अदालत में चलता रहा। अब 2021 में इसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हुई। बड़ा बदलाव तब आया जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जांच शुरू की। ईडी का मानना था कि अगर संपत्तियों पर गलत नियंत्रण हासिल किया गया तो ये पीएमएलए के तहत आ सकता है, और पीएमएलए की धारा 3 धन शोधन को यानी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा करती है। उसमें कहती है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को जानबूझकर छिपाना या वैध रूप से दिखाना ये दंड है, ये अपराध है। तो धारा 4 इसके लिए सजा का प्रावधान करती है, जिसमें लंबी जेल और जुर्माना शामिल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि धन शोधन का आरोप तभी लग सकता है जब मूल अपराध, जैसे वो धन जिस अपराध से कमाया गया है, जिस अपराध से कमाया गया है, पहले साबित हो।
तो ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनसे पूछताछ की और कुछ संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क भी किया, वो उनके नियम में भी है। इसी बीच में 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आ गया विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस भारत संघ के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीएमएलए के तहत कार्रवाई तभी वैध होती है जब मूल अपराध और उससे जुड़ी संपत्ति स्पष्ट रूप से स्थापित हो। तो ये जो अभी लेटेस्ट जजमेंट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश विशाल गोगचे ने जो ईडी की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, तो वास्तव में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर कहा कि यह मामला डॉक्टर स्वामी की निजी शिकायत और 2014 के समन पर आधारित है, ना कि किसी पुलिस एफआईआर पर। तो पीएमएलए के लिए मूल अपराध की एफआईआर और उसकी वैध जांच जरूरी है, इसलिए भी संज्ञान नहीं लिया जा सकता। यह आदेश प्रक्रिया संबंधी है, अभी अभियुक्तों को पूरी तरह बरी करने वाला नहीं है। आरोपों की सच्चाई पर अभी फैसला तो बाकी है। लेकिन अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हमने सुना होगा अक्टूबर 2025 में ये जो कोर्ट का आदेश है, इस आदेश के पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने ईडी की शिकायत पर नई एफआईआर दर्ज की। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर वही पुराने आरोप धोखाधड़ी, साजिश, विश्वासघात जैसे लगाए गए हैं। ये एफआईआर अब ईडी के लिए नया आधार बन सकती है, क्योंकि इससे मूल अपराध की प्रक्रिया अब शुरू हो सकती है। अब आगे के विकल्प क्या हैं? तो आगे के जो विकल्प है, मैं एक लॉ प्रोफेसर के नाते कह सकता हूं कि ईडी अब दो रास्ते चुन सकता है। या तो वो नई एफआईआर की जांच पूरी होने का इंतजार कर नई शिकायत दायर करे, या मौजूदा आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे। अभियुक्तों का पक्ष यह रहेगा कि जब तक मूल अपराध, एफआईआर, चार्जशीट और संज्ञान साबित नहीं होता तो पीएमएलए जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मूल निजी शिकायत का मुकदमा अभी चल ही रहा है। तो अब इस मामले में आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह प्रकरण हमें सिखाता है कि न्याय अंतिम फैसले में नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया की शुचिता में होता है। और पीएमएलए जैसे कानून अपराध रोकने के लिए जरूरी हैं, लेकिन वे न्यायिक विवेक और संवैधानिक सीमाओं के अधीन रहते हैं। अंतरिम आदेशों को जीत या हार मानना गलत है। कानून तथ्यों, प्रक्रिया और संतुलन से चलता है, न कि शोर, जल्दबाजी या नेतागिरी से। यह मामला भारतीय लोकतंत्र की मजबूती दिखाता है, जहां विधि की यात्रा लंबी लेकिन न्यायपूर्ण होती है। तो मैं अभी कांग्रेसी भाइयों को कहना चाहूँगा कि अभी राहुल गांधी या सोनिया गांधी और दूसरों को क्लीन चिट देना जल्दबाजी होगी। अभी इस मामले में बहुत सारे मोड़ आना बाकी हैं, इसलिए इसमें यह कहा जाना कि अब ये नेशनल हेराल्ड मामले में जो केस था वो गलत था और राहुल गांधी, सोनिया गांधी निर्दोष साबित होंगे कहना जल्दबाजी होगी। नमस्कार। ऐसे अनेक विषयों के साथ हम फिर से मिलते रहेंगे। मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थियों का संशय इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। नमस्कार।